नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में उपचार के लिए भर्ती पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनके उपचार के संबंध में अस्पताल के चिकित्सकों से जानकारी ली। यहां मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बता दें कि इस मौके पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धस्माना, राकेश ध्यानी और मिथिलेश ध्यानी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जौलीग्रांट अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उपचार के लिए भर्ती पूर्व सांसद और बीजेपी अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनके उपचार के संबंध में अस्पताल के चिकित्सकों से भी जानकारी ली। यहां मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय धस्माना भी मौजूद रहे। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर जो बयानबाजी हुई है उस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी विचार मंथन कर रही है। किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। देखिए, अब इस चीज को मैंने कहा ना, इन्हीं सब चीजों को जांचने परखने के लिए पर्यवेक्षक आए हैं। अब ये उनको निर्णय करना है, मेरे हाथ से कुछ नहीं होना है। किसने क्या कहा उसके। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों के दरकने के मामलों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है कि प्रदेश सरकार को कैसे इसको लेकर घेरा जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जोशीमठ में 100 दिनों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जमीनों के दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले जोशीमठ का दौरा किया है और अब आगे की रणनीति के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। खारिज नहीं हुई है और जोशीमठ में जो हालात हैं इस समय 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वहां अभी भी लोग जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और राहुल गांधी जी लगातार संपर्क में है। पहले उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भेजा था, हम लोगों को 3 बार वो भेज चुके हैं। आदरणीय धस्माना जी भी वहाँ पार्टी की तरफ से गए थे प्रतिनिधि बन के, और राहुल गांधी जी भी आएंगे, क्योंकि इस समय जो परेशानी है आपने जोशीमठ को लेकर कहा, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये नया हिमालय और पूरा हिमालय दरक रहा है, क्योंकि जोशीमठ ही नहीं हो रहा है। कर्णप्रयाग में वही हालत है, गोपेश्वर में वही हाल है, उत्तरकाशी में वही हाल है, टिहरी में भी लोग धरने दे रहे हैं क्योंकि वहां भी क्रैक्स आ रहे हैं। नैनीताल में जो बैंड स्टैंड है, आपको फेमस बैंड स्टैंड है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। धारचूला वही हाल है, कपकोट वही हाल है। तो एक बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है उन सभी चीजों को। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में विधायकों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद सोहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरी पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया था, तो क्या नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी उनके पद से हटाने का काम किया गया। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की, भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे।
इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। देहरादून पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर विवाद को थामने की कोशिश की है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता। राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में कभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। मौजूदा समय में कांग्रेस के नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, लेकिन नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनकर ही उत्तराखंड आ जाएं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं करा सकते। बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस का हर नेता अपने को पार्टी अध्यक्ष समझता है। देखिए, कांग्रेस में जो माहौल है, कांग्रेस में जो प्रतिस्पर्धा है वो चरम पर है। कांग्रेस के नेता किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, अपने से बड़ा किसी को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं उनके आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर, चौराहों पर चिंगाड़े मार रहा है। कहाँ से सुलह हो जाएगी जब प्रतिस्पर्धा चरम सीमा पर है। पर्यवेक्षक आ गए हैं, बैठकें हो रही हैं और उसके बाद बाहर जो है वहीं पर बयानबाजियां हो रही हैं। तो इससे साबित हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब लोग अपना अपना रास्ता देख रहे हैं और कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल कहाँ है तो डैमेज करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस तो लगातार डैमेज हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई किसी की बात सुन रहा है। क्योंकि जो कुछ भी अगर सुन रहा है तो सिर्फ राहुल बाबा की स्तुति गान में लोग लगे हैं, इसके अलावा उन्हें कांग्रेस की चिंता नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, और जो लोग आशावादी वो ये सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया और कहा कि चीड़ के पेड़ का दोहन सही से किया जाए तो चीड़ के पेड़ों से प्रदेश में 75,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बता दें कि फॉरेस्ट फायर से प्रदेश के जंगल इन दिनों जमकर धधक रहे हैं, जिसमें चीड़ के पेड़ वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण भी बन रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है ना कि वो गीता में कहा गया है ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जो हुआ, हम तो आशावादी हैं, यही सोचकर चलते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। कि इसमें बड़े अध्ययन की जरूरत है। और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज़ बहुत ही काम की है, और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है, और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं, और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। और चीड़ जिसको हम लोग अभिशाप कई बार कहते हैं, अभिशाप नहीं, चीड़ वरदान साबित हो सकता है। और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीड़ है। आवश्यकता है इस बात की उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीड़ में उत्तराखंड के लिए 75,000 लोगों को रोजगार देने की ताकत है। निकाय के चुनाव तो है ही, पर 2024 में एक मिशन के रूप में अगर हम काम करेंगे तो दिन वास्तव में दूर नहीं होगा। हमने 14 से 19 में 5 करोड़ को बढ़ाया, इसे हम 5 करोड़ और बढ़ा सकते। पर्यटन के साथ साथ
चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ाना देना होगा। अगर उन स्थानों पर छोटी छोटी हवाई पट्टी हम विकसित कर लें और सरकार उस पर अच्छी सब्सिडी, मतलब यहाँ तक हो कि अगर किसी गरीब को आवश्यकता पड़ी है तो वो एयर एम्बुलेंस बंद करके तत्काल हायर सेंटर पर भेज दे, उसका मानक तय किया जा सकता है। जो बिल्कुल गरीब है निःशुल्क सरकार हायर सेंटर पहुंचा सकती है, और जो समर्थ लोग हैं वो एक सब्सिडी के साथ उसका किराया दे सकते हैं। और फिर इस पहाड़ पर मुझे लगता है इतनी खोद पहाड़ जो है आवश्यकता, हमारा काम छोटे छोटे जिन पर आराम से मिल जाए, घर तक पहुंच जाए, तो ढलान वाले रास्ते भी बना करके काम चलेगा। जब कहीं भी जाने की अच्छी सुविधा हमें उपलब्ध है। और सबसे बड़ी आवश्यकता तो हमें अपने प्रदेश को समझाने की। हमारे पास बहुत अद्भुत खजाने हैं, हमें अपने प्रदेश में रहकर, अपने दुर्गम स्थानों पर भी रहकर पलायन न करके हमें उन स्थानों को विकसित कर लेना है। तो कल वास्तव में गदरपुर के गूलरभोज में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अरविंद पांडे ने कैंप कार्यालय में उधम सिंह नगर के उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुंजन अमरोही और बेसिक शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे को शॉल उड़ाकर और बुके भेजकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के अलावा छात्रों के अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है और इन दोनों अधिकारियों ने अभिभावकों की ओर से खरीदी गई महंगी किताबों के पैसे वापस दिलवाए थे, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उपखंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर गुंजन अमरोही जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिन अभिभावकों ने शिकायत की कि सर एनसीईआरटी से बढ़कर बड़ी कीमत में उनको महंगी किताबें खरीदने पे विवश किया गया, तो जिन विद्यालयों की शिकायत इनसे की गई है वहाँ के उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बहुत गंभीरता के साथ जाके उन अभिभावकों की किताबों को वापस कराने का काम किया है। तो ये अपने आप में अतुलनीय साहस है और मैं अपनी तरफ से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं उपखंड शिक्षा अधिकारी जो हमारी छोटी बहन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने से बचाया है। मैं उनको अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ और उन्होंने जो मनोबल दिखाया है मैं उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अधिकारी मजबूती से खड़े होंगे तो निश्चित ही जो हमारी सरकार ने आदेश दिया है उस सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन इन लोगों ने किया है। तो मेरी तरफ और ऐसा ही काम गदरपुर में यहाँ विकास जो खंड विकास अधिकारी शिक्षा के हमारे उपखंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे जी, इन दोनों ने एक जैसा ही काम आदरणीय महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सब विद्यालयों की चेकिंग की जाए और जहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा किताबें लगाई गई हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ गदरपुर में 3 टीमें बनाई हैं और बाजपुर में 4 टीमें काम कर रही हैं और वहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने गदरपुर में 10 स्कूलों को नोटिस दिए हैं जिनने शासनादेश के विरुद्ध काम किया है और हमने उनको ये नोटिस दिया है कि आपने शासनादेश संख्या 403/2017 का उल्लंघन किया है और इस बारे में आप अपना जो है कारण बताएं, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो गार्जियन हमसे सीधे शिकायत कर रहे हैं हम उनकी किताबों को लौटाने के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 90%। इसमें कुछ स्कूलों के द्वारा बहुत ज़्यादा मूल्य की किताबें लगाई उनकी, जैसा कि मैंने कहा उनको हम नोटिस दिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनने नॉमिनल रेट पर किताबें लगाई हैं, जैसा कि माननीय हाई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्मिकों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अल्मोड़ा में NMOPS के बैनर तले हुए पेंशन संवैधानिक मार्च में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में कार्मिकों ने हिस्सा लिया।
नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 1947 से 2005 तक किसी भी सरकार को कर्मचारियों को पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अचानक ऐसी क्या दिक्कतें हो गई कि आज कर्मचारियों को उनके पेंशन के हक से वंचित किया जा रहा है। सरकार को चेताते हुए कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो सभी कार्मिक आने वाले चुनाव में सरकार को इसका माकूल जवाब देंगे। पूरे भारतवर्ष में आज की तिथि तय थी कि जो पुरानी पेंशन बहाल जो जरूरी है, इसलिए जो है सभी कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरे कम से कम हमारे जनपद अल्मोड़ा में 2000 से अधिक जो है हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी समस्त जो है यहाँ रैली में प्रतिभाग किए हैं और उनके परिवार के लोगों के द्वारा भी जो प्रतिभाग किया गया है। आप लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है उनके भविष्य के लिए। वो जब रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे कर्मचारी जो नए पेंशन के तहत आते हैं तो उनको जो है केवल 2000-3000 जो है पेंशन मिल रही है। इससे गुजारा भत्ता नहीं हो सकता है बुढ़ापे में। रुड़की में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च नगर निगम से शुरू हुआ था, जो कि सिविल लाइन से होते हुए एसडीएम चौक तक निकाला गया। इस मार्च में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस मौके पर उनका कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो गई, लेकिन उत्तराखंड में ये मांग अभी भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तक सरकार की नौकरी करते हैं, इसलिए उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। निकाली जा रही है। देखिए, जो कर्मचारी शिक्षक हैं प्रदेश के पूरे देश के, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो 25 साल 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो वो असहाय हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। गुजारा भत्ते के लिए भी उनके पास बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए पूरे उत्तराखंड के जिस तरह 5 प्रदेशों में आज पुरानी पेंशन बहाल हो गई, जिसमें हिमाचल है, राजस्थान है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ है, उसी तरह झारखंड है, उसी तरह उसी तरह उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये मांग हमारे कर्मचारी शिक्षक संघ के लोग कर रहे हैं, कर्मचारी शिक्षक संघ कर रहे हैं। मैं इनको सहयोग करने के लिए आया हूँ। इनकी मांग वाजिब है। मैं मंत्रिमंडल में भी इस लड़ाई को पहले लड़ चुका हूँ, लेकिन उस समय सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षक जिनका इस राज्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था 1994 में, पौड़ी से विधायक था, सारे लोग जो आंदोलनकारी थे वो जब घर बैठ गए थे, केवल उत्तराखंड का कर्मचारी शिक्षक ही ऐसा था। रावत जी, क्या वजह रही, आप मंत्रिमंडल में रहे तो क्या वजह रही बहाल नहीं करा पाए? हम नहीं, हमने देखिए केवल अकेला हरक सिंह रावत जी के लड़ाई लड़ने से नहीं होता है, क्योंकि उस सरकार में। और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ सीएम धामी की सुरक्षा को लेकर भी इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने की रणनीति तैयार की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि सुरक्षा मानकों को रिवाइज किया जा रहा है और इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के पास JADE+ श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन उनकी सुरक्षा में अपेक्षाकृत उतना कड़ा पहरा नहीं देखा जाता है। जो यूपी में जो घटना हुआ है उससे मद्देनजर उत्तराखंड में भी पुलिस मुख्यालय डीजी साहब द्वारा और सीएम साहब भी द्वारा पूरा हमारे अलर्टनेस, सिक्योरिटी अलर्टनेस को डायरेक्शंस दी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हाई अलर्ट रहे, कहीं पे भी ऐसी घटना ना होना चाहिए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अतीक और उसके भाई की जैसे ही हत्या की खबर सामने आई तो तुरंत पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सटी राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्ण है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारे उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को शांति व्यवस्था को यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। ये मैं सभी जो है समाज के विभिन्न अंग हैं उनसे अपील भी करता हूँ और इसी लाइन पे हमारे सभी। ऋषिकेश में वाहनों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के मामले में परिवहन कारोबारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। परिवहन कारोबारियों ने आज एआरटीओ कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान परिवहन कारोबारियों ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री ने 31 मई तक वाहनों में जीपीएस लगाए जाने की अनिवार्यता पर छूट दी है, लेकिन एआरटीओ कार्यालय में इस छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर कारोबारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शहर में जाम का सबब बनने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने चंद्रभागा पुल से नगर निगम के बीच में ई रिक्शा संचालित करने वाले चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की है। जिन ई रिक्शा चालकों के पास लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज नहीं मिले, उनकी ई रिक्शा को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। पुलिस का साफ कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महोदय द्वारा जो है यातायात प्लान बनाया गया है, जिसमें जो है हरिद्वार की तरफ से जो भी बाहर के वाहन आएंगे, हमारी बोटल नेक है श्यामपुर रेलवे फाटक पे, तो उसका जाम से निजात पाने के लिए नेपाली फार्म से सारा ट्रैफिक जो है वो भानीवाला जॉलीग्रांट होते हुए नटराज चौक को आएगा और जो वापस जाने वाला ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी पुल से चीला मार्ग से जो है हरिद्वार की ओर जाएगा। और इससे जो है हमारे बोटल नेक के जो है जामों से निजात मिल सकती है। उसके बाद हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय द्वारा और एसपी देहात महोदय द्वारा शहर के अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ पे जीरो जोन रहता है उस क्षेत्र में बैटरी रिक्शा एक ऐसा विकल्प बन चुका है जिससे जगह जगह पर खड़े होने से जाम की स्थिति पैदा होती है। तो हमने पुराने बस अड्डे मार्ग से लेकर चंद्रभागा पुल तक इसको बैटरी रिक्शा मुक्त रखने के लिए जो है यहाँ पे इन्फोर्समेंट करवा के और यहाँ पे डाइवर्जन करवा के कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनका चालान कर रहे हैं ताकि इन पे एक मैसेज चले जाए। तो ये शहर के अंदर इस चंद्रभागा पुल से पुराने बस अड्डे कट तक जो है ये नहीं दिखाई देंगे, तो उससे जो है अंदरूनी मार्ग पे जो है जाम की स्थिति नहीं होगी। आज देख रहे हैं कि कल की अपेक्षा जो है अंदरूनी मार्ग पे भी जो है यातायात सामान्य चल रहा है। लगभग कितने चालान काटे गए हैं, कितने लोगों के? अभी संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हमारी सीपीयू यूनिट भी लगी है, हमारे टीएसआई भी लगे हैं, अधिक से अधिक चालान काट रहे हैं। जो भी आएगा इस बीच में तो उसका चालान काटेंगे ताकि उनको एक मैसेज चले जाए कि यहाँ पे जो है इनके लिए जीरो जोन है और जीरो जोन रहेगा। अगर बैटरी रिक्शा नहीं आएगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है गाड़ियों को चलने की जगह मिलेगी। वाहन सीज करने की कार्रवाई भी हो रही है। वाहन से अगर जिसके पास पेपर नहीं होगा तो एमबी एक्ट के अंतर्गत 207 की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उसमें सीज की कार्रवाई है। ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? ये कार्रवाई जब तक सीजन है ट्रैफिक से निजात। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।